बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। देखिए क्या होता है कि फिजिक्स में कई बच्चे जी चुराते हैं नीट में, या उनको नहीं आती है। क्यों नहीं आती, उसके रीज़न कई हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका टीचर आसान भाषा वाला नहीं मिला हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आप उस तरफ ना गए हों। तो मैं इस दिक्कत को दूर करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपकी फिजिक्स में 150 प्लस आ जाते हैं तो आपका नीट में सिलेक्शन भी होगा और गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा, क्योंकि सारा जोर तो आप बायो पे लगा रहे होते हैं। तो ये फिजिक्स वाली जो दिक्कत है, इसको दूर करके मैं रहूंगा, ऐसा मैंने ठान लिया है नीट वाले बच्चों के लिए, एकदम आसान भाषा के लिए। तो यही कोशिश है। अगर ये लेक्चर्स आप फॉलो करते हैं तो मेरा एकदम गारंटी है आपको कि आपको 150 प्लस मिल ही जाएगा। कारण क्या है कि पूरे सिलेबस की मैं लोग बात कर रहा हूं, जो नीट का लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से। तो आप इनको फॉलो कीजिए और देखिए कितना आसान तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ना, वो हम लोग रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, और कई बच्चों को रे ऑप्टिक्स काफी टेढ़ा लगता है। तो मैंने इस रे ऑप्टिक्स को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बिल्कुल जैसे कि सटीक तरीके से आपके आंखों तक, आपके दिमाग तक ये आसान भाषा में पहुंच सके। आज हम लोग पहला पार्ट डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर्स का। तो प्लेन मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन में जो ट्रिक्स लगती हैं, इंक्लाइंड पे प्लेन मिरर वगैरह वगैरह, वो सब भी मैं इसके अंदर बताऊंगा, जिससे आप नीट के सवालों को झटपट सॉल्व कर पाएं। तो अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिजिक्स को आसान भाषा में और टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। मेरा एक चैनल भी है बेटा, अरविंद एकेडमी के नाम से, जो क्लास 12th की फिजिक्स और 11th की फिजिक्स बोर्ड के बच्चों को के लिए है। उस पर 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और वहाँ बच्चों का यही कहना है कि आपकी भाषा या लैंग्वेज काफ़ी आसान है, आसानी से समझ में आ जाता है। वही चीज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं। ये शुरुआत की है इस नए चैनल की आपके लिए, जो आपको काफ़ी स्ट्रांग बना सके। आइए बात शुरू करते हैं। ये रहा रे ऑप्टिक्स बेटा, और जैसा मैंने बात की आपसे कि जो वीडियो है, ये स्पेशली डिज़ाइंड वीडियो है नीट वाले बच्चों के लिए। ये ना बोर्ड्स के लिए ना ये जेई के लिए, इसलिए आपको बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये देखिए पहला पार्ट जो प्लेन मिरर्स की मैं बात कर रहा था, जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लेकिन प्लेन मिरर्स तक हम टिकेंगे। मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि आपको रे ऑप्टिक्स का लगभग कुछ नहीं आता है, जीरो से हीरो बनने की कड़ी है। तो वहां से मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, जिससे एकदम कष्ट आपको ना हो। और मैंने आपके लिए 11th क्लास पूरा फिनिश कर दिया है, 12th में 9 चैप्टर पे हूं। और ये देखिए ऑल वीडियो लाइब्रेरी है, और इस पे देखिए चैप्टर नेम है, बेसिक मैथ से स्टार्ट करते हुए ये टॉपिक नेम है। प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा, और ये नीट का क्लास 11 फिजिक्स है, ये नीट का क्लास 12 फिजिक्स है। टैप करेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे? 2 तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है कि अरविंद एकेडमी नीट के होम पेज पे चले जाइए। ये देखिए अरविंद एकेडमी नीट चैनल का होम पेज है, ये लिंक दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे आप, ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए, वहां पहुंच जाएंगे। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा। बाय द वे, इसके बाद कोई दूसरा वीडियो आप देखना चाहें, आपका समय बचेगा और आपको मालूम रहेगा कि अरविंद सर क्या क्या आपके लिए लेके आ रहे हैं। कुछ बच्चों का रहता है कि सर इसका जो आप पढ़ा रहे हैं ना, इसका PDF मिल जाए। कोई समस्या नहीं है, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर इसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा। आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यहां पर आपके लिए स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंट मिल सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई में या डॉक्टर बनने का सपना पूरा कराने में मदद कर सकते हैं, आपकी नीट की जर्नी आसान कर सकते हैं। चलिए तुरंत बात शुरू करते हैं भैया आज के टॉपिक की। तो ये इंट्रोडक्शन टाइप है, काफी कुछ लिखा, अगर मैं पढ़ने को बोलूं तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। ऐसे मैं आपको सरल भाषा में एकदम बताता हूं। देखिए एक स्लाइड ले लेता हूं। देखिए पहली बात होती है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं। नीट की बात ध्यान रख के चलूं, एक आता है रे ऑप्टिक्स, जैसा आप जानते ही हैं, और दूसरा आता है वेव ऑप्टिक्स। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर कुछ बातें और। ऑप्टिक्स क्या होती है? ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसके नेचर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में, उसके प्रोपोगेशन के बारे में। ये खास तौर पे 4-5 चीजें स्टडी की जाती हैं। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है? रे ऑप्टिक्स में हम ये ट्रीट करते हैं कि जो लाइट है वो सीधी रेखा में गोली की तरह चल रही है।
टुई, सीधी रेखा में चलती है। ये कब वैलिड होता है? ये वैलिड होता है जब लाइट के रास्ते में बड़े ऑब्स्टिकल्स रहते हैं। बड़े का मतलब क्या रहा? लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर के ना होना। तो अगर बड़े ऑब्स्टिकल्स रहेंगे तो लाइट का बिहेवियर कैसा होगा? एकदम तीर की तरह चलना, गोली की तरह चलना, सीधे चलना। इसके बेसिस पे कई फिनोमिना हम लोग पढ़े हैं, जैसे कह लीजिए रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये सब फिनोमिना जो फॉर्मेशन ऑफ डिस्पर्जन कह लीजिए, ये सब जो फिनोमिना है आप कह सकते हैं, ये क्या है? आपका रे ऑप्टिक्स से समझाया जा सकता है। अब उसके बाद कुछ फिनोमिना होते हैं जहां पर वेव प्रॉपर्टी लाइट की सामने आती है, जो आप पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरफेरेंस। ये यहां पर लाइट सीधी रेखा में ना चल के वेव फॉर्म में चलती। वेव तो ऐसे उसे हो सकती है ना, ट्रांसफर वेव है वैसे भी, तो ये ऐसे ऐसे चलती है। तो यहां पर इसके फिनोमिना क्या है? इंटरफेरेंस आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। डिफ्रैक्शन, ये केवल वेव की प्रॉपर्टी से ही समझाए जा सकते हैं। पोलराइजेशन, ये सारे जो फिनोमिना है ये वेव ऑप्टिक्स में आते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि आपकी कहानी इस चैप्टर पे एकदम चैंपियन हो जाए आप, तो आप पकड़ बना लिए ऑप्टिक्स दो भागों में बढ़ती, क्या क्या कहानी है, कैसे बनी है। यही बातें यहां पर लिखी थी, लेकिन ये इस तरह लिखी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहां आप ध्यान देना नहीं भी चाहेंगे तो भी बात समझ में आपके आ गई होगी। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। अब दूसरी बात देखते हैं कि भाई लाइट के जो ऑब्जेक्ट हैं, लाइट सोर्सेज जो हैं दो प्रकार के, एक लूमिनस, एक नॉन लूमिनस। तो लूमिनस वो लाइट सोर्सेस हैं जो खुद लाइट पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जला दिया, सूरज है, तो ये सब खुद लाइट जनरेट, मोमबत्ती जला दी, कैंडल, तो ये लूमिनस हैं। नॉन लूमिनस कौन से हैं? जो खुद लाइट पैदा नहीं करते। जैसे मून पे तो सूरज की रोशनी पड़ती है तब चमकता है, खुद थोड़ी पैदा करता है। या हमें कोई चीज, मिरर ले लीजिए, तो मिरर के आगे चेहरा दिख रहे हैं तो आपको दिख रहा है अपना, तो आपको लगेगा लाइट आ रही है, लेकिन मिरर थोड़ी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो वैसी चीजें जो कि खुद लाइट पैदा नहीं करती, किसी की लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट टाइप हो गई, उसको बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं भाई। कुछ खास प्रॉपर्टीज का ध्यान दिया जा सकता है। देखिए लाइट क्या है? खुद तो नहीं दिखाई पड़ती, लाइट खुद इनविजिबल है, लेकिन जिस चीज पर पड़ती है वो दिखाई पड़ने लगती है हमको, है ना। जब आपने देखा होगा फिल्मों में, बहुत लंबी इस टॉपिक को नहीं करूंगा, बहुत कुछ कवर करना है हम लोगों को। फिल्मों में जेल खाने में कोई रहता है तो सुबह होती है तो किरणें आती हैं, तो कहेंगे सर किरणें आ रही हैं, तो वो धूल वूल डस्ट पार्टिकल रहते हैं, इसलिए वो दिखता है कि ऐसे किरणें आ रही हैं, जंगले से आ रही हैं, विंडो से आ रही हैं, देखा होगा फिल्मों में आपने। ठीक, तो वहां पर लाइट नहीं दिखती है, जिस चीज पर पड़ेगी, डस्ट पार्टिकल पे पड़ेगी तो डस्ट पार्टिकल दिखेगा भाई। अगली बात करते हैं कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जैसा आपने पढ़ा है कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे वो लाइट हो, चाहे एक्सरे होगा, हमारे कुछ भी हो, सब वैक्यूम में एक ही स्पीड कैरी करती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो ये भी लाइट की वैक्यूम में स्पीड इतनी होगी क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही भाई। साथ में जो इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। तो ये एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो 4000 से 7000 तक। 4000 वाली जो वेवलेंथ है वो होती है वायलेट कलर की, और रेड कलर की 7000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होती है। बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात, जो लाइट कंसिडर्ड की जब की जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चलते वक्त, तो इन दो पॉइंट को सीधी रेखा में मिला दीजिए तो ये बोलते हैं रे ऑफ लाइट। चलने की दिशा बताती है रे ऑफ लाइट, एनर्जी किस तरफ प्रोपोगेट हो रही है। दूसरा, इसी में ये कई सारी रेज आप ले लेंगे तो इसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट हो गई। पी से क्यू लाइट गई है तो एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया जाए तो रे ऑफ लाइट कहलाएगी। और रे ऑफ लाइट का इंपॉर्टेंस क्या है? वो ये बताता है कि लाइट किस दिशा में चल रही है, और ये भी बताता है कि इस दिशा में एनर्जी जा रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा, कई जगह लगती है जब आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। अगली बातचीत करते हैं हम लोग। लाइट हमारी ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रेवल कर सकती है, ग्लास है, शीशा है, या जो भी वाटर है, इन सब में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जो नॉन ट्रांसपेरेंट हैं उसमें ये ट्रेवल नहीं कर पाती। तो नॉन ट्रांसपेरेंट, ये जो ओपेक मीडियम होते हैं, उनसे मतलब दीवार वगैरह में कहाँ दीवार बना देंगे, लाइट आएगी नहीं। दूसरी बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। वैक्यूम में या इस एयर में तो 3 × 10⁸ हो गई, लेकिन अगर ग्लिसरीन में देखोगे, वाटर में देखोगे, टारपीन के तेल में देखोगे, तो इन सब में आपकी स्पीड अलग अलग मिलेगी। किसकी? लाइट की बेटा। लाइट कैन रिफ्लेक्ट
पॉलिश सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन हमें पड़ा नहीं, फिर प्लेन मिरर पे जाएंगे। और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो अपने पाथ से डिविएट कर जाती है, ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, ये भी आप जानते हैं। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। मैंने कहा था कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, जिससे आप उतना सटीक तरीके से पढ़ें जो नीट में इस्तेमाल होने वाला है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी पॉलिश सरफेस पे लाइट पड़ जाए और पलट के बाउंस बैक कर जाए। अधिकतर अगर अच्छी पॉलिश सरफेस है तो अधिकतर लाइट बाउंस बैक कर जाती है। जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट में जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी वेलोसिटी या स्पीड नहीं बदलती, क्योंकि मीडियम तो सेम है। यहां पड़ी, यही तो मीडियम है, मीडियम लिख दो, और इसी मीडियम में चली गई, तो स्पीड नहीं बदलेगी, लैम्डा नहीं बदलेगा, क्योंकि लैम्डा डिपेंड करता है मीडियम पर, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। और फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगी। तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ रिफ्लेक्शन में नहीं बदलती। फिर बदलेगा क्या? इंटेंसिटी बदलेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि यहां पर अगर 100 यूनिट की इंटेंसिटी है तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, या मान लो 5% एब्जॉर्ब हो गई तो 95% बाउंस बैक करेगी। तो व्हाट विल चेंज हेयर? इंटेंसिटी विल चेंज, बट स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा विल नॉट चेंज। बात पकड़ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन में इंपॉर्टेंट टर्म जो आप जानते ही होंगे, मैं धड़ाधड़ आपको अंदाजा या रिवीजन करा देता हूं। पहली बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये एक पॉलिश्ड या मिरर रखा है mm-, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई भाई, कौन सी बड़ी बात। इंसिडेंट रे, आने वाली रे, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये जो आ रही है ऐसे एरो लगा देते हो। रिफ्लेक्टेड रे, जो यहां पे ये एरो गलत बना हुआ है, ऐसे बनना चाहिए, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाली रे। ठीक। अगली बात, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर ये हिट करती है मिरर को वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि इस केस में O है। अगली बात, नॉर्मल, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम नॉर्मल खींच देते हैं। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री खींच दिया आपने। ये कहानी इसकी। थोड़ी और बातें कि भाई रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो नॉर्मल से लिया जाता है, आपको पता है, लेकिन मैं फिर से आपको रिवाइज मार रहा हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नॉर्मल से ही रिफ्लेक्टेड रे का जो होता है उसे आर बोलते हो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। इतनी बात, बड़ी छोटी छोटी बातें जो आप जानते ही हैं, वरना मैं फिर भी मैं उसको थोड़ा आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉज हैं, ये भी आपने पढ़ रखे थे, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज मान लेते हैं। पहला लॉ क्या बोलता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी जहां भी रिफ्लेक्शन होगा नॉर्मल से बनने वाला जो एंगल है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी सेम। बड़ी अच्छी बात। दूसरी बात ये कहता है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, यहां पर जो सीधा मामला रहता है ऐसे मिरर, वहां तो नॉर्मल आप फटाफट बना देते हैं ऐसे, लेकिन जो कर्व्ड भी है ना, टेढ़ा मेढ़ा भी, मैं आगे ध्यान दिलाऊंगा, टेढ़े मेढ़े मामले भी हैं, वहां भी जब आप नॉर्मल खींचेंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा होगा। यानी ये दोनों बातें सही होंगी। अभी तक की साइंस के अनुसार ये दोनों, जब लॉज हम बोलते हैं ना, कानून, तो ये कानून हर जगह लगता है जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, ये नहीं टूट सकता है। ठीक है, तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप मिस कर सकते हैं। पहली बात, ये जो रे ऑप्टिक्स है ना, इनको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ये वर्ड भी सामने आए तो घबरा ना जाइएगा। जो रे ऑप्टिक्स है उसको, उसमें ज्योमेट्री भी काफी लगती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इसको बोलते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप जो एंगल मेजर करते हैं वो नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं। बढ़िया, समझ में आती है बात। दूसरा, अगर आपके पास स्फेरिकल सरफेसेस हैं तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लीजिए ये गोला है और आपने ये यहां से पॉलिश कर दी, तो ये बाहर का मिरर बन गया। अभी आप जानते ही ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो अगर कोई रे यहां पर, एक कलर बदल लेते हैं, ये रे मान लो यहां पर हिट करती है ऐसे, तो नॉर्मल क्या होगा? इसके सेंटर से ऐसे आप खींच दीजिए रेडियस वाली लाइन, यही नॉर्मल है। ये टेंजेंट बनती है ना, ऐसे मैं खींच नहीं रहा हूं, इसका ये नॉर्मल, ये जैसे गोला बनाते हो तो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट होती है, इसे बोलते हैं टेंजेंट, और इसके 90 डिग्री पर जो आप खींचते हो वो होता है नॉर्मल। तो इसी बात को यहां पे जैसे आपने खींच दी, नॉर्मल हो गई। अब ये एंगल अगर आई है तो इसको रिफ्लेक्शन करेगा, तो ये एंगल आर, ये दोनों बराबर होगा, और दिस इज नॉर्मल। बात समझ में आई होगी। तो कभी भी नॉर्मल बनाना हो कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेस का, तो उसके सेंटर से आप लाइन खींच देंगे, वो नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए मैंने ध्यान रख के आपको बताया, क्योंकि कभी कभी ये बच्चे
मिस किए रहते हैं बिना बात के, लेकिन आप पकड़ लिए होंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है इस बात को देखते हुए। और अगला लेते हैं। इन सब स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन आपको अरविंद एकेडमी चैनल पर, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ मैं हट के एक एक स्लाइड को लिखने का मौका न्यूमेरिकल्स का दूंगा, बाकी को मैं तेजी से समझाता रहूंगा आपको, ठीक है। अब बहुत ही सरल सवाल आपके सामने लिखा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ ए प्लेन मिरर। ये देखिए प्लेन मिरर, और रे ऑफ लाइट ले लेते हैं। ये एक रे ऑफ लाइट पड़ी है और ये प्लेन से बना रही है 30 डिग्री का एंगल। ये सिचुएशन है, लिखता है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, यहां नॉर्मल खींच देना है और ऐसे रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। आप जानते हैं ये जो एंगल होगा आई, वही एंगल यहां पर आर होगा। एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। बात पकड़ में आई। अब यहां पर देखिए, यहां इस दशा में देखिए 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री हो गया है तो आर कितना है, 60 बाई आई बराबर आर, तो आर इज ऑल्सो 60, तो आर इज ऑल्सो 60 डिग्री। ये आपका देखिए आंसर यहां पर आ गया। कोई भी समस्या नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। मैं हटता हूं, इसको चाहें तो आप नोट कर लें। आगे चलते हैं, और भी बातचीत इसमें सीखनी है, उसको सीखते चलेंगे। तो अब आ जाती है हमारे पास रियल या वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन ओरिजिनल रेज किसी पॉइंट पर मिलती हुई लगें, मिले मतलब असल में मिले। तो अगर वो असल में मिलेंगी तो रियल इमेज, और ये जो रियल इमेज होती है इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हैं। जो वर्चुअल इमेज होती है वो आपकी रियल इमेज नहीं मिलती, अपरेंटली ऐसा लगता है कि वो मिल रही हैं। जैसे प्लेन मिरर की बात करेंगे तो प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है, तो वहां पर रियल इमेज नहीं मिलती। जैसे आपको समझाऊं, ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ऐसे बना दिया, आप एक पॉइंट ले लिए, ये ऑब्जेक्ट है, तो रेस कैसे जाएंगी, एक तो सीधी भेज दीजिए, 0 आई था तो 0 आर, सीधी नॉर्मल गिरी तो पलट गई, इसको पीछे ऐसे बढ़ा दीजिए भाई, ऐसे बढ़ा दिया। और दूसरी रेस मान लीजिए हमने क्या किया, ऐसे पड़ी ये, तो यहां पर इतनी डिस्टेंस जो होती, इतनी दूर बनता है आपका इमेज। और ये देखिए रेस कुछ ऐसे हमने यहां घुमा दी, तो ये ओरिजिनल रेस थोड़ी है, ये तो अपरेंट है कि मिल रही है पीछे, इसलिए इमेज फॉर्मेशन है। और ये कैसा इमेज फॉर्मेशन है, वर्चुअल। तो इस वाली जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेजेस होती हैं, इनको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जो आप पीवीआर में फिल्म देखने जाते हैं वो रियल इमेज है, स्क्रीन पे ले रहे हैं। हमारी रेटिना पर जो इमेज बन रही है, खैर वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, लेकिन रियल इमेज है। तो रियल इमेज आपको स्क्रीन पे आती है और रियल इमेज आपको उल्टी भी बनती है, वर्चुअल सीधी बन जाती है। तो ये सीधी इमेज बनती है, आप समझ गए होंगे कैसे बताया। तो यहां पर रियल रेज मिलेंगी, यहां पे वर्चुअल रेज मिलेंगी, काम बन जाएगा इस तरीके से। अब आगे की बात देखते हैं, प्लेन मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आ जाता है प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, जहां पर फ्लैट सरफेस होती है, एक तरफ पॉलिश हो जाता है, प्लेन मिरर बन गई। स्फेरिकल सरफेसेस में सरफेस हमारी प्लेन नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे कर्व्ड होगी। इसके इधर भी पॉलिश कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। अगर इस तरफ पॉलिश कर दोगे तो गड्ढे वाली की तरफ कॉनकेव मिरर बन जाएगा। मैंने याद कर रखा, केव मतलब गुफा, गुफा में मतलब शेर घुसेगा तो गुफा चाहिए, ऐसे गड्ढा चाहिए। तो गड्ढे वाले की तरफ अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉनकेव मिरर, और अगर इधर पॉलिश कर दी तो रिफ्लेक्शन इधर से होगा, तो ये कहलाएगा कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। बात खत्म हो गई। तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हो जाएंगे, जैसे आपसे बातचीत हुई है। कॉनकेव मिरर, ये जैसे मैंने बताया, ये गड्ढे वाली जगह हो गई, केव मतलब गुफा, ऐसे मैंने याद कर लिया है और मुझे शर्म नहीं आती है बताने में। तो आप अगर चाहें तो ऐसे याद कर लें, नहीं जो चाहें वो याद कर लें, कुल मिला के ध्यान रखना है। ये रही कॉन्वेक्स मिरर की बात भाई। तो कॉन्वेक्स मिरर उसका उल्टा हो जाता है, बात यहां भी समझ में आई। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं भी वैलिड है जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। अब प्लेन मिरर पे हम लोग
चालू हो गए कार्यक्रम। ये हमने अभी तक रिफ्लेक्शन की जानकारी ली और उसके इर्द गिर्द की जानकारी पकड़ी थी। आ जाइए रिफ्लेक्शन पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन मिरर, जब आप प्लेन मिरर रखते हैं भाई, प्लेन मिरर से हमारा तो पाला दिन में कई बार पड़ता है और लड़कियों का तो और ज़्यादा पड़ता होगा क्योंकि चेहरा देखना पड़ता है। देखना क्या पड़ता है, देखते हैं लड़के दिन में 2 बार देखते हैं, 3 बार, लड़कियां हो सकता है 20 बार देखती हूँ, मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ। तो आप जब शीशा देखते हैं नहाने के बाद या सुबह उठने के बाद, ब्रश करते वक्त तो सभी देखते हैं, तो उस समय जो इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है और प्लेन मिरर आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है, नॉर्मली। तो ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है प्लेन मिरर की। वर्चुअल होगी, मैं इसका कलर बदला ही है, ये हो गई इमेज क्या है, वर्चुअल, सीधी बन रही है, इरेक्ट है, सेम साइज है और सेम डिस्टेंस पर है। ये क्या है ये आप समझ गए होंगे। ये एक तो ये जो इमेज बनी ये सीधा है, तो ये भी सीधा है और ये जो डिस्टेंस है वो इतनी डिस्टेंस के बराबर है और इरेक्ट, सेम साइज, जो साइज था बता ही दिया आपको। तो इस तरीके से खास बातें होती है प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन में। और ये एक छोटा सा रे डायग्राम बना हुआ है आपको, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये तीर लगा दिया, कोई लंबा सा ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। कुल मिला के ये बात ध्यान रखिए, सेम डिस्टेंस पे बनेगी और वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अब अगली बात देखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्टिव वर्चुअल हो जाए, 2 प्लेन मिरर लगा दिए हैं या कुछ और केस बन रहा है, तो उस समय इसकी इमेज रियल बन जाती है। ये देखिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल है ना, मान लीजिए कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं, तो यहाँ कन्वर्ज होना चाहती थी, पहले ही प्लेन मिरर लगा दिया तो कन्वर्ज नहीं हो पाई, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ मिल रही है रियल रेज, ये असली रेज है ना, तो इसे बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। तो अगर रियल इमेज, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज कैसी बन गई, रियल। तो कभी ऐसा केस हो तो बिदक नहीं जाना है, बात को समझना है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जहाँ कहीं बच्चे गलती कर सकते हैं, यहाँ फोटो बनी है फिर भी देखिए यहाँ पर एक मिरर अगर आपने रख दिया है और कलर को थोड़ा बदल लेते हैं, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, तो आपसे बोले कि भाई इसका इमेज बनाओ, आप जानते हैं इमेज सेम डिस्टेंस में बनती है, तो कुछ बच्चे ऐसा करने लगते हैं कि सर ये नपाई कर लेते हैं, इसको मान लो P बोल दिया, ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले पड़े, ये इमेज है 2 सेंटीमीटर, ये जितनी दूरी उतनी दूरी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका। ये डिस्टेंस नहीं लिया करते हैं। कौन सी लेते हैं बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इसका, ये 90 डिग्री। अब ये मान लीजिए परपेंडिकुलर आ गया 1 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए, तो इसी दिशा को आगे बढ़ा दें और 1 सेंटीमीटर दूर ही आपकी इमेज बन जाएगी। तो दिस इज द करेक्ट वन। ऐसे नहीं लेना है, ऐसे लेना है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये गलती झटके में ना करना है, नहीं करना है। आप बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कईयों को आता कहता है अरे सर गलती कहाँ, इसमें कोई गलती वाली बात ही नहीं है। लेकिन कई होते हैं जो हो जाती है, उसमें बुराई नहीं है कि कोई किसी पॉइंट को लेके गलती कर रहा है, तो आप ऐसा ना सोचें कि अरे मुझसे गलती हो जाती है, आप ये सोचें गलती सुधार लेनी है। इंसानी तो गलती करता है, कोई कम गलती करता है, कोई ज्यादा गलती करता है। ऑब्जेक्टिव एम अपना देखिए, टारगेट नीट में सिलेक्शन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, बात खत्म हो गई। तो आप उस गलती को सुधारिए, बस बात खत्म, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पकड़ लीजिए, ये मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। अब प्लेन मिरर के लिए कुछ बातचीत शुरू होती है, जो ट्रिक्स लगेंगी उसका ध्यान रखेंगे या जो पॉइंट्स उठते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कितना डेविएशन प्रोड्यूस करता है। तो देखिए फोटो बनी है, फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूं। ये मान लीजिए प्लेन मिरर है, अब यहां पे रे को अलग कर लेते हैं। ये देखिए रे आपने डाली है, इसे बोल रहे हो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब ये रे पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से ये रिफ्लेक्शन वाली हो गई, ऐसे लिख दिया। ये नॉर्मल खींच दियो, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। इतना तो हम नींद में भी बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए कहानी क्या है कि रे जा रही थी इधर लेकिन मुड़ गई इधर, तो ये एंगल कितना हो गया, यही डेविएशन है। भाई डेविएशन क्या होता है, ऐसे कोई चीज जा रही है मुड़ गई, तो कितनी मुड़ गई वही डेविएशन है। कौन सी इसमें स्पेशल बात है। अब ये एंगल कितना होगा, जिसे अगर मैं डेल्टा से कह दूं, तो ये देखिए 180 है, 180 में से आप घटा दीजिए 180 माइनस आई माइनस आर।
देख रहे हैं ना, ये R और I बराबर हो जाएंगे भी, IR ये 180 में से ये घटा दिया, या आपके लिए ऐसा लिख दूं शायद बच्चे ऐसा समझ पाएं आसानी से, I प्लस R घटा दिया। अब आप जानते हैं कि I और R यहाँ बराबर होता लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो I प्लस I भी लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 180 माइनस 2I, या I बराबर R है तो 180 माइनस 2R। ये फॉर्मूले की तरह ध्यान कर लीजिए, मतलब प्लेन मिरर कितने से डेविएशन करेगा, 180 माइनस 2I। कहीं पर आए सवाल तुरंत चौका छक्का मारी, मैं हटता हूं, इसको देख लीजिए आप ध्यान से। तो इस फॉर्मूले को ये देखिए लिखा है, मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, डेविएशन कितना है 180 माइनस 2I या 2R, जो भी आपको मिले, IR बराबर होता है। इसका कनेक्शन इससे, तो इस बात को याद कर लीजिए। अभी आगे भी चलते हैं, ये ट्रिक्स हो गई या इसको ध्यान रखना होगा अच्छा काम करने के लिए। अच्छा, ये तो था सिंगल मिरर। अगर मान लीजिए कोई दो मिरर्स हैं और इंक्लाइंड है एक दूसरे से, फिर कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेंगे उसका फॉर्मूला भी पकड़ लीजिए। ये देखिए यहां पर ये दो मिरर हैं, ऐसे ये कचड़ पचड़ है, यहां देखिए ये मिरर आप समझें जैसे आपके बात पकड़ में आए, इसको M1 M2 चाहें तो कह दें, मिरर 1 मिरर 2, और इनके बीच में जो इंक्लिनेशन है वो थीटा डिग्री है। अब कोई रे अगर आती है, मान लीजिए कहीं से रे आ जाए, लाल कलर की बना दें क्या ये रे आ गई, तो पढ़ पुढ़ के देखिए रिफ्लेक्शन वगैरह ऐसे होगा, फिर ये कुछ ऐसे चली जाएगी। तो इसमें ये आने वाली और जाने वाली में कितना डेविएशन हुआ है, इसका फॉर्मूला हमें क्या पकड़ लेना है, 360 माइनस 2 थीटा, डेल्टा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। और थीटा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल, दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल थीटा था। इसमें काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बात की जाती है, तो क्लॉकवाइज आप देख रहे हैं 36 माइनस थीटा, 360 माइनस 2 थीटा, और दूसरा है एंटी, भाई ये जैसा एंगल है ना। अब देखिए आप काउंटर एंटी काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये रे देखिए जाने वाली आने वाली थी और ये जाने वाली, तो अगर आप ऐसे नाप रहे हो तो क्लॉकवाइज है, और अगर आप ऐसे नाप रहे हो तो ये क्या हो गई, काउंटर क्लॉकवाइज। तो कोई परेशानी नहीं है, दो रेज में अगर ये पहली रे और दूसरी है, दोनों के बीच का एंगल लेना हो तो एक तरीका है आप ऐसे नाप लो, एक तरीका आप ऐसे नाप लो, ऐसे नापने वाले को क्लॉकवाइज, ऐसे नापने को एंटी क्लॉकवाइज। उसमें कौन सी बड़ी विशेष बात हो गई, ये मैंने दो लाइनें खींच दी, अगर रे उड़ा दे यहाँ से जाने वाली आने वाली तो ये रहेंगे, मैंने कोई सोचे यहीं रोक देना था, ये नहीं रुका, लाइन नहीं है, रेस की बात कर रहे हैं, ठीक। और अगर कहीं ऑप्शन में आपके पास आंसर दोनों दिए हो, ऑप्शंस आ जाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एंगल छपे मिल जाएं, फिर क्या करेंगे, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को चूज करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, बात पकड़ में आ रही है ना, कि मान लीजिए इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें क्लॉकवाइज एंगल भी दिख गया, एंटी क्लॉकवाइज भी दिख गया, फिर किसको चुने, एक ही चुनना है, तो उस समय क्लॉकवाइज को चुनना है आपको, अदरवाइज जो मिल रहा है उसे चुनेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये मिल जाए या एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, आप समझ गए, बात पकड़ में आ गई होगी उम्मीद कर रहा हूं। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और जहां आप गलती कर सकते हैं वो भी आपको हिदायत दे रहा हूं। खैर इसको नोट कर लीजिए, अगली चीज की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले का एक स्पेशल केस, कि अगर दो प्लेन मिरर्स 90 एंगल पर हैं तो क्या होगा। ये देखिए दो प्लेन मिरर हैं जो ऐसे 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, उस समय कितना डेविएशन होगा, तो फॉर्मूला हमने देखा था ना, डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह 90 लिख देंगे, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 2 इंटू 90, तो ये 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है, जो रे पड़ेगी यहां पर, इधर डालो या इधर, पड़ने के बाद इसी के उल्टे चले जाएगी खत्म। ये देखिए यहां पर रे नीचे मारी है, हमने ऊपर मार दी, कोई दिक्कत नहीं, नीचे मारी, और अल्टीमेटली देखिए इसी की विपरीत ये आने वाली थी और ये जाने वाली है। ये कहानी हो जाएगी, जो आप दिख भी गए, बिल्कुल मक्खन, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो आपसे पूछी जा सकती है कि भाई मान लीजिए दो प्लेन मिरर आप लिए हैं जो 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड हैं, 60 डिग्री पर, ये देखिए 60 डिग्री। तो इस समय क्या होता है, जो रे आ रही है, ध्यान से सुनना, लाल कलर लेते हैं, ये मान लीजिए पहली इंसिडेंट रे है, ये अगर M2 मिरर के पैरेलल है,
जो एक मिरर के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल टू M1 हो जाएगी। कब? जब दोनों मिरर, ये मिरर हैं और ये आपस में 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं। तो दो मिरर अगर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड आपने कर दिए, उस समय इंसिडेंट रे एक मिरर के पैरेलल है, M2 के सपोज करिए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पहले वाले मिरर के मतलब M1 के पैरेलल निकल जाएगी। यानी ये रे इसके पैरेलल, इस मिरर के, और ये रे इसके पैरेलल। ये कहानी हो जाती है कब? जब हमारे पास मिरर के बीच में इंक्लिनेशन एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये सारी ट्रिक्स आपके बड़ी ही काम आएंगी और धकाधक आप क्वेश्चन निकालेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। अगली बातें और कुछ हैं, जानकारियां छोटी छोटी, वो भी हमें जाननी काफी जरूरी है बेटा। तो अगली बात करते हैं रोटेशन। अगर हम इस मिरर को घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे कितनी घूम जाएगी, उसमें कितना रोटेशन आएगा। तो यहां पर देखिए एक प्लेन मिरर रखा है, इस समय रे जाने वाली और आने वाली ऐसी ही थी। कभी कभी लौटने वाली को इससे डिफरेंट करने के लिए 2 एरो लगा देते हैं, कोई समस्या नहीं। अब हमने इस एंगल को, हमने इस प्लेन में, जिस प्लेन में इंसिडेंट हो रहा था उसमें थीटा एंगल घुमाया, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाती है, थीटा थीटा। तो जब भी आप घुमावेंगे, ये इंसिडेंट है, ऐसे घुमाए आप, तो ये क्या करी, इसकी रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम गई। लेकिन सपोज करिए ऐसे है और इसी जिस प्लेन में मिरर है उसको ऐसे घुमाएंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्लेन मिरर को अपने ही प्लेन में घुमाने से रिफ्लेक्टेड रे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप उसको घुमाएंगे किस प्लेन में, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे पड़ रही है, तो आपका 2 थीटा से फर्क कर जाएगा, घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो ये रोटेशन वाली बातचीत हो गई। अब कुछ और बड़े अच्छे पॉइंट्स आपके जो पूछे जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा था क्लास जहाँ तक 10th में, शायद अगर मैं सही याद आता है, तो आपने ये पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी चीज़ को देखना है तो जो मिरर की हाइट है वो उसकी आधी हो जाए मिनिमम। अगर मान लीजिए मैं 5 फुट 9 इंच का हूं या 8 इंच का हूं, तो मुझे अगर अपना पूरा शरीर देखना है तो जो मिरर बनेगा वो 5 फुट 8 इंच का आधा बनेगा। जितना भी वैल्यू आदि, मैं 6 फीट मान लेता हूं तो 3 फीट का मिरर बनेगा। बताने में आसानी होती है, समझाने में भी ठीक। लेकिन ये 3 फीट का मिरर आप कहीं पर रख दें तो पूरी बॉडी नहीं देख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं। 3 फीट, अगर 6 फीट का कोई बंदा है या बंदी है, बहुत लड़की लंबी है, लंबी लड़की है, तो 6 फीट का पूरा शरीर देखने के लिए आपको 3 फीट लंबा प्लेन मिरर चाहिए। लेकिन वो कहीं टांग दिया जाए तो आप पूरी बॉडी देख लें, ऐसा नहीं होगा। रख तो आप जहां रखने की व्यवस्था बताऊंगा कि दूरी से मैटर नहीं करेगा, रख कहां रहे हैं, टांग दीवार पर अगर टांग रहे हैं तो टंगाई कहां कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आइए फटाफट देख लेते हैं इस बात को। ये मैंने एक फोटो भी बनाई थी, एक गर्ल है जो अपने आप को देखना चाहती है, तो इसकी गर्ल की हाइट अगर h लेते हैं तो मिरर की हाइट h/2 होगी। लेकिन ये एक पर्टिकुलर पोजीशन में इसको हैंग करना पड़ेगा। क्या हैंगिंग वाली पोजीशन है, आइए समझाता हूं और हमेशा याद रखिएगा, बहुत सरल मामला है। अब ये आंख बनाइए, समझ करिए इसी लड़की की आंख है। अब इसकी आंख के मत्था भी होगा, मतलब टॉप पोजीशन हेड, तो हेड को दूर थोड़ा बनाया है इसलिए कि ये जो ट्रायंगल है ये दिखाई पड़े आपको, वरना बहुत पास आ जाएगा तो दिखेगा नहीं। और यहां पर इसका जो है पैर है, समझ लें। अब मैं फोटो तो नहीं बना पाऊंगा, यहां इसका लास्ट पार्ट है, उंगली है पैर की ऐसा, और यहां इसका मत्था है पैर का। ये दूर इसलिए बनाया है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो वो आपको साफ सुथरे नजर आए। मामला यही है, देखिए पैर का मामला यहाँ और ये हेड का मामला यहाँ, आप समझ पाए। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इसको हमको इसका हेड देखना है। तो हेड देखने के लिए हेड से रे जिसको देखना होता है, ऑब्जेक्ट वही होता है, वहां से रे निकलती है। ये रे निकली और इसके कॉर्नर पे पड़ी, लास्ट जो पड़ सकती है, और उसके बाद इसकी आंखों में आ गई, तभी तो दिखाई पड़ेगा। रे अगर आंखों नहीं आई तो दिखाई कैसे पड़ेगा। अब ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का यहां पर आप मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ऐसे। दोनों ट्रायंगल आप देखेंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, क्योंकि यहां पर ये एंगल IR बराबर है, ये 90 बराबर है, और तीसरा एंगल भी बराबर है।
ठीक, तो कुल मिला के अगर ये दोनों सब बराबर हो गए तो ये पॉइंट, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो जाएगा, यानी ये ऊपर वाला x है तो नीचे वाला x हो जाएगा। पकड़ लीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है। और सिंप्लीफाइड वर्जन आपके लिए कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, ये तो मैंने थोड़ी गहराई बता दी। आप सिंपल इतना पकड़िए कि यहाँ A से C गए, यहाँ से परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किए हुए हैं B, ये इसके मिड पॉइंट पे आ जाएगा, आधा आधा, बात खत्म। ये नीचे वाला x तो ऊपर वाला x। इसी तरह यहाँ भिड़ाइए, पैर था पड़ा, इसके भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आपने, है ना, तो ये जो पॉइंट है ये y है, तो ये भी मिड पॉइंट पर आ गया, खेल खत्म। अब ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे मिरर कितना है, x प्लस वाई, और इस पूरे बॉडी की लंबाई कितनी है, 2, ये 2x प्लस 2y, ये h, तो ये h/2 हो गया। टांगा कहां आपने टांगा है ये जो AFC यानी BF है और DC है, इस पे इस मिरर को कहीं भी रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, समझ पा रहे हैं? तो ये अगर आप इसको निकालना चाहें कि आप टॉप पोजीशन से कितना नीचे टांगेंगे, तो नीचे के लिए x नीचे टांगेंगे, ऐसे आधी एंगल लेके, नीचे से y ऊपर, ये y है। बात पकड़ में आ रही है आपको ना कि कहां टंगाई करेंगे? तो टॉप पोजीशन का जो ट्रायंगल बना था उसके मिड पॉइंट की जो लाइन है, सेंट्रल पॉइंट, उससे जाने वाली लाइन और इसके मिड पॉइंट से जाने वाली सेंट्रल लाइन के बीच में टांगना है हमको। बाकी डिस्टेंस वगैरह कभी ऊपर नीचे से पूछे तो आप इसका इस वाले का आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस वाले का आधा कर देंगे तो नीचे से आंसर आ जाएगा। यही देखिए लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज, द मिरर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द सेंटर लाइन BF ऑफ AC का ये BF लाइन और यहां पर DG लाइन CE का, इसके बीच में कहीं रख दीजिए। इसी का इस्तेमाल आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक, तो इससे क्या चीज सीखे कि अगर किसी की हाइट 6 फीट की है तो 3 फीट का मिरर हमको कम से कम चाहिए, उससे कम हुआ तो पूरी बॉडी नहीं दिखेगी। लेकिन उस मिरर की जो पोजीशन है वो कहीं भी टांगने, दीवार पर कहीं भी टांगने से बात नहीं बनेगी। एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो यहां नजर आ रही है, ऐसे ऊपर से x दूरी पर टांगेंगे तो आपको पूरी बॉडी दिखाई पड़ेगी। समझ गए? अगला केस क्या बनता है, देखिए ये आप नोट कर सकते हैं, मैं हटता हूं। अगले केस में क्या करा जाता है कानून, उसमें कहा जाता है कि भाई एक रूम है, देखिए एक रूम है, रूम में ये पीछे एक दीवार है और ये रूम के बीचों बीच वो बंदी खड़ी हो गई है और दूसरी दीवार पर वो एक मिरर लगाना चाहती है जो इस मिरर से, जिसकी हाइट कम से कम हो, पूरी दीवार उसको दिख जाए। बात समझ में आ रहा है ना? एक रूम है, रूम के पीछे वाली दीवार को वो आगे मिरर लगाकर देखना चाहती है और चाहती है जो मिरर की हाइट है वो कम से कम रहे। ठीक, अब यहां पर देखिए ये रूम की लेंथ जितनी थी उसके मिड पॉइंट पर ये मैन या गर्ल खड़ी हुई है, तो ये DD हो गया, ये D तो ये D, क्योंकि वो बीचों बीच खड़ी है। अब यहां पर एक लाइन खींच दीजिए, क्योंकि इस लाइन को खींचेंगे तो ये केस पहले वाला बन जाएगा, उससे आसानी रहेगी आपको। देखिए अब क्या करिए, ये टॉप वाली जो लाइन है, एरो रे, वो B पर हिट की और आंखों में चली आई, भाई यही तभी तो दिखेगा। नीचे वाली दीवार की यहां हिट की, उसके B में चली आई, बढ़िया। अब हमें क्या करना है, जब ये बन गई तो उठा कर क्या करें, ये एक इससे सीधी लाइन खींच दें जिससे हमें निकालने में दिक्कत ना हो। ये यही वाली सिचुएशन, ये सीधी लाइन, और यहां से इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए और एक्सटेंड कर दीजिए, यहां तक चली आएगी सीधी लेकर, इसी खींच दीजिए। ऐसे ही इस पे देखिए, ये आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया भाई और सीधी एक्सटेंड कर दी। अब जानते थे कि ये जो डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, ये पीछे हम से देख चुके हैं, ये x तो ये x, और इसी तरह से ये y तो ये y, ये y तो ये y। अब ये अगर आप समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी आपको दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना है, क्योंकि ये यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल देखिए कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। ये एंगल सेम हो गया है और ये 90-90 सेम है और ये एंगल दोनों में सेम हो जाएगा। तो अगर ये D है, ये नीचे से, और यहाँ से यहाँ 2D है, तो ये x है तो ये 2x हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट होती हैं आर्म्स, सिमिलर ट्रायंगल, क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, छोटी सी बात, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं।
अब इसी तरीके से यहां ले लीजिए कि ये एंगल अगर ये y डिस्टेंस है तो इतना कितना हो गया भैया 2y हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां देखिए ये d थी और ये पूरी 2d है, तो ये 2y ये 2x और यहां पर बीच का जो डिस्टेंस बचेगा वो आप जान ही रहे हैं, ये यहां से x था और ये यहां से y था, तो x प्लस वाई। तो टोटल दीवार की हाइट कितनी हो गई, जोड़ दो तो ये 3x प्लस 3y आ जाएगी, ये वॉल की हाइट 2x प्लस 1x 3x 2y प्लस x 3y, और यहां x प्लस वाई है तो x प्लस वाई कितना हो गया मिरर की हाइट। तो हम क्या सीखे, इसका 1/3 है ये, तो अगर दीवार की हाइट h है वॉल हाइट, तो हमारा जो मिरर एटलीस्ट चाहिए वो कितना चाहिए h/3, ये और पकड़ लिया आपने। और कहां टांगना पड़ेगा ये भी आप क्लैरिटी से समझ पा रहे हैं, ऊपर से 2x नीचे, ये देखिए 2x दिख रहा है, अगली दीवार पर 2x डिस्टेंस नीचे। 2x डिस्टेंस कौन सी है वो डिस्टेंस जहां पर ये x डिस्टेंस वो हो गई जहां आंखों के बीच में ये जो डिस्टेंस है और इसके टॉप के बीच में ये 2x है, यानी उसकी जो आंखें हैं टॉप से पिछली दीवार से नीचे उतनी के नीचे टंग जाना चाहिए, इसकी हाइट इसकी आनी चाहिए। अब ये 2x है तो दीवार की 2x, ये देखिए दिस हिस्सा इज 2x एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2x। बात समझ में आपको आई होगी कि उसकी आंखें उस दीवार से जितना नीचे हैं टॉप से उतना नीचे, टॉप से उतना नीचे आप 2x पोजीशन पर इस मिरर को होल्ड कर देंगे। तो ये अच्छा, यहां से अगर इस दीवार की बात करेंगे तो ये यहां से डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और प्लस एक 3x। देखिएगा ये आंखें कहां हैं 3x दूरी पर, तो उसकी आंखें दीवार से 3x डाउन अगर हैं तो मिरर सामने से 2x डाउन रहेगा। देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, ये रहा 2x और इतना हिस्सा रहा x, तो दिस इज टोटल इज 3x नीचे आंखें, तो ऊपर से कितना रहने वाला है 2x रहने वाला है। और रे डायग्राम आप समझ गए होंगे h/3 चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी सवाल आए तो आप पकड़ पाएं कि भाई कैसे करना है, बड़ी सिंपल सी बात है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी भी सरल होनी चाहिए। तो ये हो गया कि भाई एक लड़की या लड़का किसी रूम में है, पीछे पूरी दीवार देखना चाहता है, तो मिरर की हाइट h/3 होनी चाहिए मिनिमम, और साथ में कहां टंगना चाहिए 2x डिस्टेंस नीचे। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, आगे की चर्चा करते हैं, कुछ और स्पेशल पॉइंट्स बताता हूं। तो चलिए अगले के स्पेशल पॉइंट्स की बातचीत ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए 4 केसेस हैं और भी आगे दिखेंगे। इसमें लिखा कि एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है प्लेन, और ये इसकी इमेज है, ये दिस इज आई। अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ a डिस्टेंस से आगे बढ़ा दें तो इमेज भी a डिस्टेंस से आगे बढ़ जाएगी मिरर की तरफ, पहली बात। दूसरे कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट चलने लगे v स्पीड से तो ये इमेज भी v स्पीड से मिरर की तरफ चलने लगेगी। अब इसकी वेलोसिटी या स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालेंगे तो 2v जुड़ जाएगी, v इधर दोनों जुड़ गई। स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या रही यहां 2v। अच्छा, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं हिला रहे हैं, इस मिरर को हिला रहे हैं x आगे बढ़ा दिया तो इमेज कितनी आगे बढ़ जाएगी 2x से। अगर इस मिरर देखिए यहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ, तो ये इमेज भी मिरर की तरफ खिसक जाती है। लेकिन अगर मिरर को ही हम x खिसका दें तो इमेज कितनी खिसकेगी इसकी 2x से। इसको याद कर लीजिए, फटाक से आंसर मारिएगा। मिरर अगर x आया है तो उसकी इमेज 2x से आगे आ जाएगी। और अगर ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट जा रहा है x इधर और उसकी विपरीत दिशा में मिरर जा रहा है x स्पीड से इधर खिसका रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, तो इमेज जो होती है वो x इससे प्रोड्यूस होगा 2x, इससे x, टोटल 3x से वो डिस्प्लेस हो जाएगी जिस डायरेक्शन में मिरर घुमाया गया है, पीछे ले जाया गया है। तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में खिसकाए गए हैं और इमेज जो है वो 3x डिस्टेंस से खिसक जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में मिरर को खिसकाया गया है। तो ये बात कुछ केसेस हैं जिसको आप पकड़ लेंगे और एग्जाम में आते ही खटाक से इसको सही कर देंगे। वो याद करने में ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं आती क्योंकि बहुत कुछ आप याद कर ही रहे होते हैं। तो ये स्पेशल केस है और एक छोटी छोटी बातें जो मैंने कहा था पूरी चीज़ कवर होगी। अब मान लीजिए कोई मोटा सा थिक प्लेन मिरर है, ये मोटा प्लेन मिरर है, इसमें एक
एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई रे पड़ती है किसी मिरर पर, मोटा अगर है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होने लगते हैं, तो दोनों से कई मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। उसमें जो नंबर 2 की इमेज होती है वो सबसे ब्राइटेस्ट होती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीपल इमेज बनेगी, जो सेकंड इमेज बनेगी वो सबसे ब्राइटेस्ट होगी, क्योंकि होता क्या है कि एक यहां पर रे पड़ी, रिफ्लेक्शन होता है बहुत कम, करीबन 4% के आसपास, 96% ये रे इधर चली जाती, कलर नहीं बदला क्या ये, और जब ये पलटती है तो ये 96% की एनर्जी कैरी करती है, इसलिए ब्राइटेस्ट होती है। फर्दर ये चीज घटती चली जाती है, क्योंकि इसके बाद यहां पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होगा अंदर, वो से भी आएंगी। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या ब्राइटेस्ट इमेज फॉर्मेशन सेकंड वाले इमेज का होगा। ये बात भी आप समझ गए होंगे, इसको भी नोट कर सकते हैं। अब कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट, सारी बातें मैं कवर कर रहा हूं बहुत ही कम समय में, आप देखेंगे घंटे भर के आसपास आप इतनी चीजें जान लेंगे जितना कोई 3-3 घंटे तक आपको पीसेगा, और जबरदस्ती आपका समय खराब होगा। खैर एनीवे, बात समझते हैं। यहां दो प्लेन मिरर्स हैं जिनको थीटा डिग्री पर आपने इंक्लाइन कर दिया है, और अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों से कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो उसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप पकड़ लीजिए, मान लीजिए 360 डिग्री और थीटा से डिवाइड कर दीजिए इसको, एक कैपिटल एन कोई वैल्यू आ गई। अब कैपिटल एन की वैल्यू कैसी आएगी इससे डिसाइड होगा कि कितनी इमेजेस बनेंगी। तो अगर यहां पर कैपिटल एन इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर जानते हैं 2 4 6 10 ऐसे आ रहा है, तो उस समय आपकी इमेजेस हो जाएंगी उससे एक कम। अगर एन की वैल्यू आ गई 6, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है 5, 6 में से 1 घटा दो, ठीक। अगर आपकी ऑड इंटीजर बन रहा है, मान लीजिए 3 आ गया इसका कैलकुलेशन, तो इमेजेस फॉर्मेशन हो जाएगा 3। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो एंगल मान लो 60 डिग्री है, तो उसका 30-30 ये एंगल और ये एंगल सेम है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में एन अगर ऑड आ रहा है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन उससे एक कम होगी। अगर ऑब्जेक्ट कहां है, एंगल बाइसेक्टर पर, अदरवाइज ऊपर वाला। तो एंगल बाइसेक्टर पे अगर ऑड फिगर आ गई तो वो मान लीजिए 5 आई है, तो इमेज नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएंगी, एक कम, यानी 4। और एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो जितनी आई है उतनी ही नंबर ऑफ इमेजेस बन गई। बड़ी अच्छी बात है भाई। अगली बात देखते हैं, एन मान लीजिए फ्रैक्शन आ गया, कुछ भी आ सकता है, आपको कैलकुलेट किया और आ गया 3.2, तो 3.2 में कितनी इमेजेस हैं, लोअर बाउंड्री, लोअर इंटीजर 3.2 में 3 इमेजेस बन जाएंगी आपकी। तो इस वाले चार्ट को, या टेबल छोटी सी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए कितनी जल्दी बातों को आप यहां सीख रहे हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड क्वालिटी नोट्स के साथ। तो इसको आप पकड़ लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे कोई भी चीज रह ना जाए। आइए इसको नोट करिए आप, और मैं अगली चीज आपको बताता हूं और कुछ कहानियां, ठीक है। अगली बात आती है, देखिए यहां पर अब क्या होता है कि 2 मिनट्स, जैसे कि अब मैं लड़कों की बात करूंगा क्योंकि ब्यूटी पार्लर में तो मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जैसे बार्बर के यहाँ जाइए, कई नाई कटाने वाले, तो उनमें 2 मिरर आजू बाजू लगाए होते हैं, तो उसमें आप अपनी खोपड़ी देखिए तो पीछे से बाल दिखाता है, बहुत सारी खोपड़ी दिखती हैं, इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। यानी 2 प्लेन मिरर अगर आप रखेंगे पैरेलल टू ईच अदर, और यहां कोई ऑब्जेक्ट इसके रख दीजिए बीच में कहीं पर भी, तो इसकी कितनी इमेजेस बनती हैं, इनफाइनाइट। अगर इसको मिरर नंबर 1 कह दे, इसको मिरर नंबर 2, तो I1 I2 I3 I1 डैश I2 3 I3 डैश, वही यहां दिखाएगा। इसको N1 N2 कह दो, या ज्यादा अच्छा लगे तो मिरर 1 और मिरर 2 कह दो। ये इमेजेस बन गई I1 I2 I3 I4, इसने बनाई I1 डैश I2 डैश और I3 डैश एंड सो ऑन। कितनी इमेजेस, इनफाइनाइट बनेंगी। अब आपको कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि भैया ये I2 और इसकी I3 के बीच की डिस्टेंस बता दो, ऐसे करके देखिए पूछ लेते हैं। ये देख रहे हैं आप यहां पर IM, ये फॉर्मूला लिखा है IM इंटू IN डैश, IN डैश इसके लिए लग रहा है। अगर आपसे पूछा कि सेकंड और इसकी थर्ड के बीच में डिस्टेंस बताओ, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, 2MP प्लस 2NQ। PQ क्या है, ये ऑब्जेक्ट से पहला मिरर कितनी दूर है, दिस इज P, और M2 ऑब्जेक्ट से दूसरा मिरर कितनी दूर है, विच इज Q।
और आपसे अगर पूछा है कि इसकी सेकंड इमेज और इसकी थर्ड इमेज के बीच की दूरी, तो m की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई 3। m की जगह 2, n की जगह 3 पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा। अगर ये पूछ रहे हैं, यही फॉर्मूला काफी है, लेकिन फिर भी जल्दी के लिए अगर ये पूछ लें कि इसकी 3 और इसकी 3 के बीच का बताओ, तो mn बराबर हो गए 3 3, वैल्यू रखोगे तो फॉर्मूला सिंप्लीफाइड हो जाता है 2n p प्लस q, क्योंकि m की जगह n डाल दो तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। अदरवाइज ये सिंपल है, 2mp प्लस 2nq, कोई लफड़ा नहीं है। 2mp प्लस 2nq, एक वाला m ले लो, एक वाला p ले लो, जिसका जो लिए वो भिड़ा दीजिए आपस में, खत्म। तो ये डिस्टेंसेस बिटवीन इमेजेस मामला निकल आएगा। खैर ये बात आप यहां समझ पाए होंगे। अब अगली बात देखते हैं कि मान लीजिए 2 मिरर्स परपेंडिकुलर रखे गए हैं, ये देखिए आपस में। अभी पीछे वाले फॉर्मूले को ही लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर हमने फॉर्मूला पीछे सीखा था कि हम 360 डिग्री अपॉन थीटा करेंगे, तो n डिसाइड करेंगे कितना है। यहां पर थीटा 90 डिग्री है, देखिए दोनों मिरर आपस में 90 डिग्री पर हैं, तो मैंने इसको यहां पर लिखा 360 अपॉन 90 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आ गई 4 तो इवन इंटीजर है। हमने पीछे देखा था कि अगर इवन इंटीजर हो जाएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, उससे एक कम, यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई n-1, विच इज 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो इसमें 3 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। कहां बनती है वो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये 2 परपेंडिकुलर मिरर्स हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज बनती जानती, ये दूरी सेम कर दो तो ये एक इमेज इधर बन जाएगी, ये दूरी सेम कर दो तो एक इमेज यहां पहली हो गई, ये दूसरी होगी, और तीसरी बनती है इधर। ये रे देखिए यहां पे हिट करेंगी, इस दूसरी मिरर पे हिट करी और आंखों में चली गई, इसको बाहर एक्सटेंड किया और P4 यहां बन गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये P1, P2, P3, P4 यानी ऑब्जेक्ट प्लस 3 इमेजेस, ये एक सर्किल पे पड़ती हैं। देख रहे हैं वो सर्किल का रेडियस क्या है, O और P के बीच का रेडियस, ये रेडियस है R, इसको नहीं खींच रहा हूं, नहीं कंफ्यूज ना हो जाए। O और P, ये रेडियस इसका क्या है OP, और कहां से सेंटर क्या है इसका, सेंटर है O। ध्यान रखिएगा, एक सर्किल को यूनिक सर्किल बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं कि उसका सेंटर कहां है और उसकी रेडियस कितनी है, उससे आप एक यूनिक सर्किल की बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल गया कि सेंटर O है और इसकी रेडियस भाई साहब OP है। अब खींच दीजिए सर्किल और 3 जगह ये डॉट लगा दिएगा, डॉट लेने का मतलब इमेज। तो ये चारों यानी इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ये एक सर्किल पे पड़ जाते हैं। ये इसकी विशेषता है जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन मिरर्स आप रखते हैं। बात पकड़ में आ गई होगी। यहां से मैं घुमा फिरा के सब बता रहा हूं। अगर ये पहली बार देख रहे हैं, नोट्स बना लेंगे और 2 बार घूंट लेंगे तो एकदम चुटकियों में काम बनेगा, कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं है। पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा अजीब लगता है, भाई 12th पास किए हैं और नहीं पढ़े, ध्यान नहीं दिए हैं, उस समय आप देखेंगे तो थोड़ा लगेगा कि अरे बड़ी कानून है इसमें, लेकिन ये कानून औरों से आगे कर देंगे। और 2 बार आपने इस पे अपनी दिमाग को फिसलाया घुमाया तो ये आसान हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोई यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा हूं। एग्जैक्टली क्या मामला है ये बताने की चेष्टा आपको है, सरल भाषा और कम समय के अंदर। खैर ये बात आप पकड़ पाए होंगे। काफी कुछ चीजें या लगभग सारी चीजें जो नीट के लिए चाहिए प्लेन मिरर के लिए मैंने बता दी। अब कुछ 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत ही आसान रहेंगे वो। बाकी प्लेन मिरर को लेके जितना भी नीट के कोर्स में है आप सब पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर से 30 डिग्री पर है, एज शोन इन द फिगर। इफ OO डैश ये 2 मीटर है, ठीक है भाई। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। देखिए यहां पे गलती क्या कर सकते हैं, वही गलती कि आदमी 2 मीटर में खींच दे, 2 मीटर इधर चले आओ सर, बन गई, गलत हो जाएगा। हमने आपको याद दिलाया था कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, यानी यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे ऐसे, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस आप इधर जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये कितनी हो जाएगी, ये 2 sin 30 हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये OM कितना हो गया 2 sin थीटा। sin 30 डिग्री कितना होता है, आधा, तो ये हो गया 1 मीटर।
यानी ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, प्लेन मिरर से 1 मीटर दूर, बात खत्म। ये ट्रायंगल में तो लगा ही लेते होगे ना, इतना जो लिखा है साइन थीटा बराबर ऐसे लिखते हो ना, साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मालूम नहीं था तो OM लिख दिया है, हाइपोटेन्यूज मालूम था तो 2 मीटर लिख दिया है, तो OM बराबर हो गया है 2 साइन 30। एकदम थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, एकदम मजा आने लगेगा आपको। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार आपने स्कोर कर लिया अगर फिजिक्स में 150 प्लस, तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। और फिजिक्स में खुदा ना करे अगर कहीं आप ध्यान नहीं दिए, अंतिम 1 महीने में घिसने की कोशिश किए और 50 नंबर पे लटक गए, तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों, आप जानते ही हैं फिजिक्स में अगर 50 है, बायो में 180, 360 में 360 भी है, और केमिस्ट्री में 180 में 180 भी है, तो भी 590 ही हो रहे हैं। और 590 में तो आप जानते हैं आजकल मेरिट लिस्ट इतने पे तो टिकती नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच, मन की तो सुन रहे हैं अच्छा है, लेकिन जो चीज़ें सिलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं वो करने की आवश्यकता है। केवल मन से करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। खैर, आप इसको डिसिप्लिन अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। खैर एनीवे, इसको आप नोट कर पाए होंगे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बेटा ये सेकंड है, लिखा कंसीडर ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर M। ये एक प्लेन मिरर ले लो और ये M एक प्लेन मिरर है, इस पे एक रे ऑफ लाइट पड़ रही है, मान लिए डाल दीजिए इंसिडेंट लाइट है। इफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इन द इंसिडेंट लाइट 120, फाइंड I एंड R। तो ये देखिए बड़े आराम से हम ये नॉर्मल खींच दीजिए, इतना बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप डेविएशन जानते थे क्या होता था, 180 डिग्री माइनस 2I, फॉर्मूला सिखाया है मैंने आपको। डेविएशन रे में कितना आता था, 180 माइनस 2I, डेल्टा दे रखा है 120, फॉर्मूला लगा दीजिए। 2I की वैल्यू कितनी हो गई, 180 में 120 गया 60 डिग्री, तो I कितना हो गया 30 डिग्री, और I बराबर R होता ही है, तो वो बराबर हो गया, आंसर आ गया। देखिए क्या है, मजाक है ये। मतलब आसान लगने लगेगा आपको, I बराबर R, 30 डिग्री आंसर आ गया। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी है और इसको दिमाग में आप रख लीजिए, खेल खत्म, पैसा हजम। हाँ, नोट करो। और अगला भी एक सवाल लेते हैं, वो भी देखिए चुटकियों में कैसे बनेगा, अगर मेरी बातें ध्यान से आपने सुनी है तो एकदम हलवा कर दूंगा ये चैप्टर। आगे बोल रहे हैं, टू प्लेन मिरर्स M1 M2 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर। ए रे ऑफ लाइट 1, बड़ी अच्छी बात है, इज पैरेलल टू M1, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल टू M1, स्ट्राइक्स M2, ठीक है भाई, एंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन दूसरा रिफ्लेक्शन, द रे 2 बिकम्स पैरेलल टू, ये दूसरी वाली पैरेलल टू M2 हो गई है। फाइंड द एंगल थीटा, आपने पढ़ा था, आज मैंने पढ़ाया, 60 डिग्री आंसर होगा इसका। बताया था ना कि दो मिरर्स अगर 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड हैं, तो रे जो आती है, जो किसी एक मिरर के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या हो जाती है, दूसरे के पैरेलल। खैर एनीवे, यहाँ निकाल लेते हैं, जल्दी से दिखा देंगे आपको, लेकिन ये बात ध्यान होगी तो तड़ से आप इसका खटाक से आंसर कर देंगे। देखिए कैसे मामला बना, ये थीटा है ना, ये इसके पैरेलल थी, तो ये हो गए आपके, कौन सा बोलते हो एंगल इसको, 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ते थे, मेरे दिमाग में खट से नहीं आ रहा, बताइएगा कमेंट करके कि ये थीटा तो ये थीटा तो कौन से हो गए, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया थीटा। अब यहां पर ये रे इसके पैरेलल है, तो ये थीटा तो भैया ये थीटा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। आप जानते हैं ये थीटा, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, तो ये एंगल थीटा, यहां पर भी ये थीटा, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, तो ये थीटा, ऐसा होता ही है, तीनों हो गए थीटा थीटा, तो थीटा प्लस थीटा, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, आंसर आ गया। ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अगर मैंने आपको बता रखा है उसको फॉलो कर लेंगे, वरना आप इस तरह भी निकालेंगे तो निकल तो जाएगा, 1 मिनट लेगा। बहुत आसान है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए सो सिंपल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला एक सवाल और लेते हैं, वो भी चुटकियों में आप करने वाले हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एज शोन इन दी फिगर। फिगर गड़बड़ हो गई तो मैं बना देता हूं, यहां पर ये नॉर्मल है और 30 डिग्री ये एंगल दे रखा है, और आगे क्या है, नाउ द मिरर इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री। अब इस मिरर को आपने रोटेट कर दिया है 30 डिग्री से, ऐसा ही ना,
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज, बढ़िया है। फाइंड द एंगल एंड सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो अब रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर घूमेगी और कितना घूमेगी। आपको बता रखा है जब आप इसके प्लेन में इसको रोटेट करते हो तो रिफ्लेक्टेड वाली डबल एंगल से रोटेट होती है, यानी रोटेशन जो आएगा इन रिफ्लेक्टेड रे वो आएगा 2 थीटा, यानी थीटा था 30 तो ये हो गया साहब 60 डिग्री, बिल्कुल आसानी से। और जिस डायरेक्शन में रोटेट किए उसी डायरेक्शन में भी रोटेट होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा। जिस डायरेक्शन में आप घुमाए हैं शीशे को, मिरर को, उसी डायरेक्शन में घूमेगी, उसकी विपरीत कहां घूम रही, बात खत्म हो गई। देखिए कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा प्यार से देखने की जरूरत है। और आपको बता रहा हूं कि जो एफर्ट आप बायो में लगा रहे हैं बिल्कुल लगाइए, जो एफर्ट शायद केमिस्ट्री में लगा रहे हैं बिल्कुल लगाइए, उतने ही एफर्ट में ये 150 प्लस मोहब्बत से देखे जाएगा आपको, कोई समस्या ही नहीं है। मतलब शायद उससे कम एफर्ट ना लग जाए आपके, क्योंकि वहां तो क्या होता है किसी सब्जेक्ट पे जब आप रगड़ते हैं तो एक लेवल लाने में, मतलब 150 नंबर लाने में आपको 180 का मान लो पेपर है, 140 लाने में कहते हैं बहुत ज्यादा तूफान नहीं क्रिएट करना पड़ता है। फिर 140 से जब ऊपर बढ़ते हैं तो मेहनत पड़ती है। जैसे कि आपने 12th का याद कीजिए, मैं 12th से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, केवल आपको अंदाजा दे रहा हूं कि 12th में 90% लाना बहुत मतलब ऐसा नहीं था बहुत बड़ा काम कर दिया, थोड़ा पढ़ लेंगे आ जाएगा। लेकिन 90 से 91% लाना, 92 से 93% लाना, फिर 94, 95, 96, हर परसेंटेज के लिए तगड़ी मेहनत लगती है। 90 आ जाते हैं आराम से। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि हर सब्जेक्ट का ऐसा ही तासीर होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है उसकी, कि आप उस सब्जेक्ट में 180 के पेपर में 130-40 बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। नील बटे सन्नाटा थोड़े हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे काम भर का आ जाएगा। अब उससे 130-40 से ऊपर लाने के लिए वर्जिश, तो ये फिजिक्स में थोड़ी वर्जिश करेंगे तो 150 आराम से पहुंच जाएंगे। और जहां आप बायो में 160 पे ऑलरेडी हैं और 180 में 180 लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बुराई नहीं है मेहनत करने में, करिए, लेकिन उससे कम मेहनत में फिजिक्स लगाते ही काम बन जाएगा आपका। तो बुद्धिमानी किसमें है आप सोच के बताइएगा। खैर अब समय हो गया है 3 क्वेश्चन चैलेंज का, जो हर लेक्चर में मैंने आपको दिया है। देखिए सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कमेंट कीजिएगा अगर चाहें तो, और अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर देख सकते हैं, वहां पोस्ट कर दूंगा। ये रहा पहला सवाल आपके लिए, आज के ही टॉपिक पर बेस्ड है। 5 सेकंड दे रहा हूं जिससे आसानी से पॉज कर सकें। मुझे उम्मीद है 100% सही आंसर आप करने वाले हैं, और कमेंट करके आप बतावें। मेरे ख्याल से 5 सेकंड शायद हो गए होंगे, आप पॉज कर पाए होंगे। अगला सवाल चैलेंज नंबर 2 दिखाता हूं आपको। ये रहा आपका चैलेंज नंबर 2 बेटा। इसके लिए भी 5 सेकंड इसलिए कि बस आप पॉज कर सकें, शांति से कर लीजिए फिर आप, और उसके बाद इसके आंसर को बेटा ज़रूर पोस्ट करें, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद अगर 2 सवाल 3 सवाल ना निकले हैं तो फिर क्या मज़ा है। लेक्चर देख के किया क्या। ये तीसरा नंबर का चैलेंज आपके सामने है। मैं हटता हूँ, 5 सेकंड का मौका पॉज करने के लिए, और सॉल्व करने के लिए आप जो भी समय ले लीजिए, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, इतना लंबा सवाल ही नहीं है। खैर तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फिजिक्स को आसान भाषा में पढ़ने के लिए और 150 प्लस की गारंटी लेने के लिए। पक्का, और आपका सपना पूरा हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।